हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं के.एस. मुरारी आज के चर्चा के विषय में गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करूंगा और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में ही गांधी इरविन पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट के संदर्भ में ही सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड पर विश्लेषण करूंगा। आप लोगों को मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल के.एस. मुरारी जी.एस. पर स्वागत करता हूं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद इसको लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करते हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करूं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में यह सम्मेलन कई संदर्भों में महत्वपूर्ण रहा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चूंकि इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटिश सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और उन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने की कहीं न कहीं नए उपकरण को देखने का प्रयास किया गया। चलिए तो फिर से मैं स्टार्ट करता हूं। गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 नवंबर 1931 तक आयोजित हुआ। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, जनवरी 1931 ईस्वी तक ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन यदि पूछे कहाँ आयोजित किया गया तो लंदन में स्थित सेंट जेम्स पैलेस में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहे थे। रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, जबकि इस कॉन्फ्रेंस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो उद्घाटन वहां के राजा जॉर्ज पंचम कर रहे थे। जॉर्ज फिफ्थ ये वहां के उद्घाटन किए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या 89 थी। 89 प्रतिनिधियों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। थोड़ा उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। भारतीय राजनीतिक संगठनों ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट को, उसकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस के कई प्रमुख नेता इस दौरान जेल में थे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। ब्रिटिश सरकार ने निराशा और असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में गोलमेज सम्मेलन को बुलाया था। चूंकि भारतीय नेताओं ने पहले ही साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और उसी संदर्भ में जब भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता थी तो ब्रिटिश सरकार ने इस निराशा और असंतोष के वातावरण में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन को बुलाया था। इस सम्मेलन में चूंकि कुल मैंने पहले भी चर्चा किया कि 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें हिंदू महासभा के जयकर और B.S. मुंजे, हिंदू महासभा जो संगठन था उसकी ओर से जयकर
और B.S. मुंजे ने भाग लिया। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उदारवादियों की ओर से C.Y. चिंतामणि और T.B. सप्रू यानी तेज बहादुर सप्रू ने इस सम्मेलन में भाग लिया। मुस्लिम प्रतिनिधियों की ओर से आगा खान, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक जैसे लोगों ने इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ। सिख प्रतिनिधियों की ओर से सरदार संपूर्ण सिंह इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। देशी रियासतों की जब बात करते हैं तो 16 देशी रियासतों के नरेशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इस सम्मेलन में भारतीय राजनीतिक दलों में या भारतीय राजनीतिक संगठनों में जो व्यापक आधार वाला संगठन था कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। चूंकि राष्ट्रवादी चेतना के संदर्भ में राष्ट्रवादी आंदोलन का व्यापक सामाजिक आधार कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। उसी तरह से इस सम्मेलन में डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने भी दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। जिस तरह से पार्लियामेंटो रिफॉर्म तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया, जिस तरह से मुस्लिम लीग ने उस पार्लियामेंटो रिफॉर्म से पहले अपनी मांग रखी थी, उसी आधार पर दलित वर्ग के नेता डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी। पृथक निर्वाचक मंडल में जो हाशिए पर का जो समुदाय रहा था उसको राजनीतिक भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका दिया जाता है। उस पर मैं भी अलग से चर्चा करूंगा कि पृथक निर्वाचन क्या होता है और सामान्य निर्वाचन क्या होता है। तो चलिए फिलहाल पृथक निर्वाचन की बात ही कर लेता हूं। पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरल, पृथक निर्वाचक मंडल। पृथक निर्वाचक मंडल में जो होता है कि जिस समुदाय के लिए पृथक किया जाता है यानी सुरक्षित स्थान रखा जाता है, रिजर्व किया जाता है, तो कैंडिडेट भी उसी समुदाय का और वोटर भी उसी समुदाय विशेष के लोग होते हैं। जबकि संयुक्त निर्वाचन के तहत जब आरक्षित सीट प्रावधान किया जाता है तो उसमें केवल कैंडिडेट यानी उम्मीदवार ही आरक्षित समुदाय से रहता है और वोटर सभी वर्ग के होते हैं। लेकिन इस पृथक निर्वाचक मंडल में वोटर भी यानी मतदाता भी और उम्मीदवार भी पृथक यानी सेपरेट समुदाय वाले ही रहते हैं। तो इस आधार पर दलित वर्ग के लिए जो है सो डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अपनी मांग को रखा था कि मुस्लिम को जिस तरह से पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया है उसी तरह से दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाए। चलिए, इस बीच गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ समझौता होता, तो कांग्रेस उस बैठक में शामिल नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप व्यापक आधार के अभाव में, व्यापक आधार वाले संगठनों की अनुपस्थिति में प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल घोषित कर दिया गया। इस बीच गांधी इरविन समझौता होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के परिणामों से यह अनुभव किया गया कि जब कांग्रेस का सहयोग और सहमति नहीं होगी तब तक संवैधानिक विकास की कोई योजना सफल नहीं हो पाएगी। भारत सरकार ने कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझा कि राजनीतिक स्थिति को गंभीरता को हल्का में नहीं लिया जाए, यानी कांग्रेस की जो सामाजिक आधार या फिर जो सामाजिक शक्ति थी उसको ब्रिटिश ने हल्का में नहीं लिया। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड इरविन को गांधी से बात करने के लिए आदेश दिया। इरविन ने 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा
कर देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण ब्रिटिश के प्रति बनाने की कोशिश किया। चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी जेल में थे, तो भारत में ब्रिटिश के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए लॉर्ड इरविन ने 30 जनवरी 1931 को गांधी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। और जब जेल से गांधी वापस आते हैं तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से गांधी ने इरविन के साथ बात करना प्रारंभ किया। गांधी और इरविन के बीच 17 फरवरी को दिल्ली में एक वार्ता हुई और वह 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ और इस समझौता को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता बगैर कांग्रेस की सहमति के क्रियान्वित नहीं हो सकता था। इसलिए मार्च 1931 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान कर दी और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, यानी अगले गोलमेज सम्मेलन में, यानी द्वितीय जो अपकमिंग होने वाला था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी को कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। तो यदि प्रश्न पूछेगा किस अधिवेशन में गांधी को कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की स्वीकृति प्रदान किया गया, तो वह था कराची अधिवेशन 1931 और उस कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो गांधी इरविन जो समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, चूंकि वह दिल्ली में हुआ था इसलिए इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। वायसराय इरविन ने कई बातों को लेकर अपनी स्वीकृति प्रदान किया गांधी जी के साथ। जो कुछ बातें हैं उस पर मैं चर्चा करता हूं कि इरविन ने यह आदेश दे दिया कि भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। पहले भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने पर पाबंदी थी, तो इरविन ने गांधी को यह आदेश दे दिया कि भारतीय लोग समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था उस पर भी इरविन ने सॉफ्ट व्यू अपनाते हुए गांधी के साथ एग्रीमेंट किया कि जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने भी व्यक्ति जेल के अंदर थे जिसमें हिंसा का आरोप नहीं है, उसको जेल से रिहाई का आदेश गांधी ने दिया। एक और महत्वपूर्ण बात है इरविन ने गांधी के साथ समझौते में किया कि भारतीय लोग शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी एक कानून के दायरे में रहते हुए विदेशी शराब की दुकान और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर जो है सो धरना प्रदर्शन कर सकता है। श्री के मुंशी इस समझौते को, यानी गांधी इरविन समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना माना। ये बहुत बड़ा गांधी इरविन समझौता का बहुत बड़ा प्रासंगिकता देखने को मिलता है, जो बाद के राजनीतिक इतिहास में, बाद के राजनीतिक राष्ट्रवादी चेतना में भी देखने को मिलता है, उभार आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने यह कहकर गांधी इरविन समझौते की आलोचना कर डाली कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही यह समझौता कर लिया। यह गांधी जी की आलोचना सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया। चूंकि एक लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था और इसी संदर्भ में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को ध्यान में रखे बगैर, यानी उसको सेंटर पॉइंट बनाए बगैर जो है सो गांधी ने इरविन के साथ यह समझौता कर लिया है। कुछ युवा कांग्रेसी
इस समझौते से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि गांधी जी ने 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे से बचाने में असमर्थ रहे। चूंकि इरविन के साथ जो समझौता हुआ था उसमें यह बात इस बात पर समझौता हुआ कि जो हिंसा में लिप्त नहीं है उसे रिहा कर दिया जाएगा और जिस पर हिंसा का आरोप है उसे रिहा नहीं किया जाएगा। तो इसी संदर्भ में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे से बचाने में गांधी असफल रहे। इन तीनों को फाइनली 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे पर लाहौर में लटका दिया गया, जिससे भारत के युवा गांधी जी के गांधी इरविन समझौते से नाराज चल गए। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मार्च 1931 में कराची में जो आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से बचाने में गांधी जी असफल रहे। गांधी हालांकि इन तीनों के वकालत नहीं कर पाए, कारण कि गांधी की जो विचारधारा थी, गांधी की जो राजनीतिक सिद्धांत था अहिंसा, और अहिंसा के साथ कभी भी गांधी समझौता नहीं कर सकते थे। इसीलिए गांधी ने इन तीनों पर इरविन के संदर्भ में कोई बात नहीं किया, इरविन के साथ कोई बात नहीं किया। इसलिए युवा नाराज थे और उसी परिप्रेक्ष्य में कराची में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया। 1931 के कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार किया और इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। बहुत बड़ी बात गांधी जी ने कहा और आज भी प्रासंगिक है। गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में हो चुकी है, तो गांधी मर गए लेकिन गांधीवाद आज भी प्रासंगिक है, आज भी गांधीवाद जिंदा है, जो कई संदर्भों में देखने को मिलता, न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी गांधी आज भी प्रासंगिक है। चलिए अब मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करता हूं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित लंदन में किया गया। इस सम्मेलन का भी स्थान वही सेंट जेम्स पैलेस था और इसमें अनुदारवादियों ने सैमुअल हॉक को भारत मंत्री और लॉर्ड वेलिंगटन को भारत का वायसराय बनाया गया था। इसी दौरान चूंकि 1931 में ही जो है सो इरविन की जो भारत वायसराय के रूप में कार्य था वह समाप्त हो गया और उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और सैमुअल हॉक को जो है सो भारत सचिव बनाया गया। जब कराची अधिवेशन में गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आदेश दिया गया, प्रस्ताव पारित कर दिया गया। उसी संदर्भ में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया तो गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे। SS राजपूताना उस जहाज का नाम है। उसी जहाज से गांधी जी लंदन पहुंचे 12 सितंबर 1931 को। आयोजन 7 सितंबर से ही होना प्रारंभ हो गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जबकि पहले गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और बहुत सारे प्रतिनिधि थे लेकिन केवल कांग्रेस नहीं थे। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और उसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कराची अधिवेशन से जो पारित किया गया था उसमें गांधी जी शामिल हुए थे। कांग्रेस कार्य समिति की ओर से
एक और सदस्य सरोजनी नायडू भी इसमें भाग लेने के लिए गई, वर्किंग कमेटी के मेंबर थी, इसने भी भाग लेने के लिए गए। और इनके साथ सरोजनी नायडू के साथ एनी बेसेंट भी गई थी। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ। अधिवेशन की मुख्य समस्या संघीय ढांचा यानी फेडरल सिस्टम यानी संघीय ढांचा और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के संबंध में था। दो बातें काफी महत्वपूर्ण थी इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित यानी माइनॉरिटी, और दूसरा जो था वो संघीय ढांचों के संबंध में था। हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों ने उत्तरदायी सरकार की मांग की यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग की, लेकिन जिन्ना और आगा खान ने इसका पुरजोर विरोध किया। लंदन में अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रख दी, जैसे कि पृथक निर्वाचन के बात किए कि इसमें उम्मीदवार भी यानी कैंडिडेट भी जो है सो विशेष वर्ग का ही रहेगा, वोटर भी विशेष वर्ग का ही रहेगा, वोटर सभी नहीं रहेंगे सेपरेट इलेक्टोरल में। जबकि संयुक्त के तहत जो आरक्षित क्षेत्र होता है, अभी आजादी के बाद जो हमारा संविधान लागू हुआ और उस संविधान के तहत जो भारत में जो चुनाव हो रहा है उसमें पृथक के जगह पर आरक्षित या सुरक्षित सीट कर दिया गया है। और इसमें जो है सो वोटर सभी वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन पृथक में वोटर सभी वर्ग के लोग नहीं रहते। जिस वर्ग के कैंडिडेट रहते हैं उसी वर्ग के वोटर रहते हैं, लेकिन आरक्षित में वोटर सभी वर्ग के रहते हैं और कैंडिडेट केवल आरक्षित वर्ग का रहता है। तो ये कहीं न कहीं ब्रिटिश के समक्ष अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए अंबेडकर के द्वारा यह मांग रखा गया था। अलग निर्वाचक मंडल की मांग अब न केवल मुसलमान बल्कि दलित जातियों, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन भी करने लगे थे। 13 नवंबर को ये सब एक समूह, ये जितने भी निर्वाचक मंडल की मांग करने वाले समूह थे, ये आपस में एक संयुक्त कार्रवाई के लिए अल्पसंख्यक समझौते के रूप में एकजुट हुए और 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। कारण कि दलित वर्ग के लिए जो पृथक निर्वाचन की मांग अंबेडकर के द्वारा की गई थी उसका कांग्रेस ने यानी गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी इस बात को समझ गए थे कि दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करके ब्रिटिश भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी चेतना को कमजोर करेगा और यह पृथक निर्वाचक मंडल जो है, चाहे वो 1909 का पार्लियामेंटरी रिफॉर्म हो, भारतीय राष्ट्रवादी चेतना को कमजोर करने का एक उपकरण था। फिर 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत सिखों को जो दिया गया था पृथक निर्वाचक मंडल, वो भी भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने का एक नया उपकरण था। पुनः 1931 ईस्वी के दौरान जो यह पृथक निर्वाचन की मांग हो रही, यह भी राष्ट्रवादी चेतना को कमजोर करने का एक उपकरण साबित होगा। गांधी जी ऐसी परिस्थिति में इस पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया और वैसी स्थिति में जितने भी सेपरेट इलेक्टोरल डिमांड करने वाले समूह थे वो आपस में एक ज्वाइंट कार्रवाई करने के लिए एकजुट हो गए। और वैसी स्थिति में गांधी जी ने जब विरोध किया तो इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को असफल घोषित कर दिया गया और 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बगैर किसी ठोस निर्णय पर पहुंचे समाप्त हो गए। पुनः 28 दिसंबर 1931 को भारत लौटने पर स्वागत के लिए आई गांधी जी जब भारत वापस आते हैं 28 दिसंबर 1931 को, तो गांधी जी को स्वागत करने के लिए आए भीड़ को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा लगने नहीं दिया हूं। यह स्टेटमेंट गांधी जी का काफी उस समय लोकप्रिय हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय
फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी के बारे में कहा कि अर्धनग्न फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। ये जो है सो फ्रैंक मॉरिस का स्टेटमेंट था, किस तरह से गांधी ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बात करने के लिए जो सो सेंट जेम्स पैलेस का सीढ़ी पर चढ़ रहा था, तो उसकी झलक को कुछ इस प्रकार से ही फ्रैंक मॉरिस ने प्रस्तुत किया। इसी बीच द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जारी हुआ। ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी यानी अंग्रेजी नौकरशाही गांधी इरविन समझौते से अत्यधिक असंतुष्ट थे। भारतीय लोग तो नाराज थे ही, जैसे कि युवा राष्ट्रवादी को भी देख लिए थे, गांधी इरविन समझौते से नाराज थे। उसी तरह से अंग्रेज नौकरशाही गांधी इरविन समझौते से अत्यधिक नाराज थे। इस समझौते को अंग्रेजी सरकार की हार मानी गई थी। गांधी जी के लंदन जाने से पहले ही गांधी इरविन समझौते की परवाह नहीं करने के लिए तैयार हो गया था लॉर्ड वेलिंगटन। गांधी इरविन समझौता हो गया, इरविन वायसराय के पद से हट गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जा रहे थे, उसी दौरान लॉर्ड वेलिंगटन ने गांधी इरविन समझौते की परवाह नहीं करने की बात स्वीकार कर लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में खाली हाथ गांधी जी वापस आए थे। तो वैसी स्थिति में गांधी जी के अनुपस्थिति में सरकार ने इस समझौते का खुलेआम उल्लंघन कर दिया है, यानी गांधी इरविन समझौते का खुलेआम उल्लंघन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कर दिया। संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और बंगाल में सरकार ने आतंक का शासन कायम कर दिया। दिसंबर 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने लगान न देने और कर न देने का अभियान चलाया। परिणाम स्वरूप 26 दिसंबर 1930 को जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा प्रारंभ हो गया, तो सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित लगभग 1,20,000 लोगों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। और दूसरी बार यह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 फरवरी 1932 को इसी तरह से फिर से प्रारंभ हो गया। लोगों ने आंदोलन के प्रति काफी उत्साह दिखाने की जगह अपने आप को सीमित कर लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोगों में द्वितीय जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसमें उत्साह की काफी कमी थी और लोगों की उत्साह की कमी के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया। तो इस प्रकार द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी समाप्त हो गया। चूंकि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, सेकेंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में लोगों का उत्साह काफी कम था, जिससे गांधी को लगा कि आंदोलन थक चुका है, इसलिए गांधी ने इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। देखिए, किसी भी आंदोलन की तीव्रता मापी जाती है उस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से, तीव्रता उसी से मापी जाती है। और नेता का भी क्रेज वही होता है जिसके पीछे जनता होती है। जब जनता ज्यादा पीछे रहेगी तो नेता का विश्वास भी काफी बढ़ा रहता है और आंदोलन तीव्र चलता है। यदि लोगों की तीव्रता, लोगों की संख्या आंदोलन में कम हो जाती है तो नेता की भी लोकप्रियता और नेता का भी वजन भी जो कम हो जाता है। इसलिए गांधी को यह लगा कि आंदोलन कमजोर हो जाए, इसलिए गांधी ने पहले ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। चलिए, अब मैं इस चर्चा के संदर्भ में सांप्रदायिक पंचायत की बात कर लेता हूं। कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत। सांप्रदायिक पंचायत, कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया, कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया। इस अवार्ड के तहत
प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीट सुरक्षित कर दी गई, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाएगा। ये जो है आदेश जारी किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानसभा में कुछ सीट सुरक्षित कर दी गई और जिसके सदस्यों का निर्वाचन जो है पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया और यह भारत में कांग्रेस के बढ़ते सामाजिक आधार को कमजोर करने का एक नया उपकरण ब्रिटिश ने रख दिया कि जिस कारण से सामाजिक आधार कमजोर हो। कांग्रेस की एकता हिंदू मुस्लिम एकता थी जिसको 1909 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के तहत ब्रिटिश ने तोड़ दिया। उसके बाद सिख सामाजिक आधार था हिंदुओं के संदर्भ में। सिख को 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नए उपकरण को लाकर तोड़ दिया। और तीसरी जो हिंदू की जो कांग्रेस में सामाजिक आधार था तो उसमें भी दलितों को अलग करके सामाजिक आधार कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश किया गया। ये अल्पसंख्यक के लिए दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करके एक नए उपकरण को गांधी के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ ब्रिटिश ने स्थापित किया। आगे हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन की चर्चा कर ले। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित हुआ और यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में ही सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया। इसमें भारत सचिव सैमुअल हॉर्स गोलमेज सम्मेलन के विरोधी थे। जो भारत सचिव थे, इंडिया सेक्रेटरी थे, वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के विरोधी थे और इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मात्र 46 प्रतिनिधि ने भाग लिया। पहला में 89 और दूसरा में उसमें काफी कम हो गया था और तीसरा में जो है सो मात्र 46 सदस्यों ने ही भाग लिया था। 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन की समाप्ति के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त कमेटी गठित किया गया और इस लिनलिथगो की संयुक्त कमेटी ने 22 नवंबर 1934 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल हॉर्स द्वारा 1 दिसंबर 1934 को भारत शासन अधिनियम के लिए एक विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और अंततः 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और वही विधेयक जो है सो भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से विख्यात हुआ और उस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारत में प्रांतीय आम चुनाव का आयोजन किया गया। तो इस प्रकार से आज के चर्चा के विषय में हम लोगों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की चर्चा किया और उस तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के परिदृश्य में ही, उसी के परिप्रेक्ष्य में ही गांधी इरविन समझौता पर भी चर्चा किया। गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड और उसी बीच में हमने सेकेंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की भी परिस्थितियों को और स्थितियों को देखने का प्रयास किया। तो मैं समझता हूं आज के इस चर्चा के विषय में आप लोगों को अच्छी समझ आ जानी चाहिए और जहां कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो मेरे मॉडर्न इंडिया के और भी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आज के इस विषय को मैं यहीं रखता हूं और आगे के विषय को मैं अगले एपिसोड में प्रस्तुत करूंगा और आप लोग से यह आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करते हुए, कमेंट कर इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते हुए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।